रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 32 राजकुमार का इलाज। महाराज अभी दरबार में अपने सिंहासन पर चिंतित बैठे थे। दरबार में अनेक सदस्य उपस्थित थे। सिर्फ एक इंसान जो कि वहां पर उपस्थित नहीं थे, वह कोई और नहीं बल्कि महामंत्री ज्ञानदेव थे। कुछ समय बाद दरबार में किसी के आने की आहट सुनाई दिया, जिसे सुनकर सभी दरबार के प्रवेश द्वार की तरफ देखने लगे। उसी समय वहां से 3 व्यक्ति चलते हुए दरबार में पहुंचे। ये तीनों कोई और नहीं बल्कि महामंत्री ज्ञानदेव, ध्रुव और रुद्र थे। जब महाराज ने उन तीनों को देखा तो उनके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। दरअसल उनको पहले से ही महामंत्री ने बता दिया था रुद्र के बारे में, इसलिए महाराज बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। तीनों अदर आते ही महामंत्री ने महाराज के सामने झुककर उनका अभिवादन किया और फिर महाराज की तरफ देखकर रुद्र और ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए बोले, महाराज यह है वैद्य रुद्र, जिनके गुरु ने वह गोली बनाई थी जिसकी वजह से राजकुमार को कुछ राहत मिली है। फिर महामंत्री ने आगे बोला, और उनके बगल में जो है ये वैद्य रुद्राक दोस्त हैं। और दोस्त रुद्रा यह है हमारे शक्तिनगर राज्य के महाराज धीरेन्द्र सिंह। जब रुद्र और ध्रुव ने महामंत्री के मुंह से महाराज का परिचय सुना तब उसने और ध्रुव ने महाराज को प्रणाम किया। जब महाराज ने रुद्र के बारे में सुना तब वह आश्चर्यचकित हो गए। दरअसल उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इतना छोटा बच्चा एक वैद्य भी हो सकता है। पर फिर उन्होंने आश्चर्य के भावों चेहरे पर आने से रोका और फिर सौम्य तरीके से मुस्कुराते हुए रुद्र और ध्रुव का प्रणाम स्वीकार किया। फिर उन्होंने बड़े ही नम्रता के साथ ध्रुव और रुद्र की तरफ देखकर बोले, तो आप ही हैं उन महान वैद्य के शिष्य जिन्होंने ऐसी अद्भुत औषधि बनाई है। जिस पर रुद्र ने मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद महाराज, पर ये तो मेरे गुरुदेव के सिर्फ एक छोटी सी गोली मात्र थी। जब महाराज धीरेन्द्र ने रुद्र की बात सुनी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वह अपने आप से बोले, अगर ऐसी गोली सिर्फ एक छोटी सी गोली है तो फिर खुद जिसने ये गोली बनाई है वह कितना बड़ा वैद्य होगा। वह भी यह सब सोच ही रहे थे कि तभी महामंत्री बोले, क्षमा करें महाराज, मैंने आपको निराश किया। जिस पर महाराज धीरेन्द्र थोड़ी असमंजस साथ महामंत्री की तरफ देखकर बोले, क्या बात है महामंत्री, आप किस बात की माफी मुझसे मांग रहे हैं? महाराज की बात पर महामंत्री ने अपना सर झुकाते हुए बोला, महाराज, मैं उस महान वैद्य को राजकुमार के इलाज के लिए नहीं ला पाया। जब महाराज ने मुख्यमंत्री की बात सुनी तब वह थोड़ा चिंतित हो गए। महाराज को चिंतित होता हुआ देखकर महामंत्री बोले, पर महाराज आप चिंता ना करें, हमारे साथ उस महान वैद्य के शिष्य आए हैं और राजकुमार का इलाज वही करेंगे। जब महाराज ने प्रधानमंत्री की बात सुनी तब उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। इधर जब दरबार के सभी लोगों ने महामंत्री की बात सुनी तब सभी आपस में बात करने लगे। फिर महाराज अधीर रहकर बोले, क्या सच में महामंत्री कौन है वह वैद्य? जब महामंत्री ने महाराज की बात सुनी तब उसने मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ इशारा करते हुए बोले, महाराज यही है वह वैद्य जो कि उस महान वैद्य के शिष्य हैं। जब महाराज और बाकी सभी ने महामंत्री की बात सुनी तब उनके चेहरे आश्चर्य से भर गया। इसी हैरानी के साथ महाराज ने रुद्र की तरफ देखने लगे। जब अन्य सभी सदस्य महामंत्री की बात सुनी तब उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी जो कि प्रमुख सलाहकार था, उसने रुद्र की तरफ देखकर महामंत्री से बोला, महामंत्री जी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या कोई इंसान इतनी छोटी उम्र में दूसरे स्तर का वैद्य बन सकता है? जब महामंत्री ने उस व्यक्ति की बात सुनी तब उसने उस व्यक्ति की तरफ देखकर बोला, सलाहकार वामन देव, आप भूल रहे हैं कि मैं भी एक वैद्य हूँ और मैं खुद इनकी आत्मीय शक्ति को महसूस किया है और इनकी आत्मीय शक्तियां बिल्कुल किसी दूसरे स्तर के वैद्य जितनी है। जब सभी ने महामंत्री की बात सुनी तब सभी को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वामन देव को भी एक झटका लगा, पर फिर उसने अपनी बात पर कायम रहते हुए बोला, ठीक है महामंत्री जी,
अगर आप कह रहे हैं तो ये लड़का एक दूसरे स्तर का वैद्य हो सकता है, पर क्या ये सच में राजकुमार का इलाज कर सकता है? इसका इलाज खुद वैद्य सुसेन नहीं कर पाए। जब महामंत्री ने जब वामन देव की बात सुनी तब उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी आ गई। दरअसल उन्हें भी इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि रुद्र राजकुमार का इलाज कर पाएगा। पर फिर भी वह वामन देव की बात पर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी रुद्र ने महामंत्री को चुप रहने का इशारा किया। जब महामंत्री ने रुद्र का इशारा देखा तब वह आश्चर्यचकित होकर रुद्र की तरफ देखने लगे। जब उन्होंने रुद्र को देखा, रुद्राक्ष के चेहरे पर उनको एक आत्मविश्वास का भाव दिखा, जिसे देखकर महामंत्री चुप हो गए। जब रुद्र ने देखा कि महामंत्री चुप हो हैं, तब उसने 2 कदम आगे आते हुए वामन देव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वरिष्ठ, क्या आपको मुझ पर संदेह है? जिस पर वामन देव रुद्र की तरफ तिरस्कार का साथ देखकर बोला, बिल्कुल, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी ऐसा वैद्य नहीं देखा जो कि 15 साल से कम उम्र में दूसरे स्तर का वैद्य बन चुका हो। और तुम तो सिर्फ 12 या 13 साल के लग रहे हैं। तुम पर कौन विश्वास करेगा? जब रुद्र ने वामन देव की बात सुनी, तब उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने वामन देव की तरफ देखकर बोला, वामन देव जी, अगर आपने कोई छोटी उम्र के दूसरे स्तर का वैद्य नहीं देखा तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी छोटी उम्र में वैद्य नहीं बन सकता। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि मैं एक दूसरे स्तर का वैद्य हूं तो। जब वामन देव ने रुद्र की बात सुनी तब उसके रुद्र की तरफ तिरस्कार से देखते हुए बोला, बच्चे, अगर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक दूसरे स्तर के वैद्य हो, और अगर तुमने राजकुमार विश्वरूप को पूरी तरह से ठीक कर दिया, तब मैं तुम्हें 1 करोड़ सोने के सिक्के दूंगा। जब दरबार के सभी लोगों ने वामन देव की बात सुनी, सब उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गया। इधर जब रुद्र ने वामन देव की बात सुनी तब उसके चेहरे पर एक चमक आ गई, और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने इसी मुस्कान के साथ वामन देव की तरफ देखकर बोला, वरिष्ठ, लगता है आपके पास बहुत से धन है, पर मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। क्या आप सोने के सिक्कों के बदले आप अपने दस्ताने मुझे दे हैं? जब वामन देव रुद्र की बात सुनी तब उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। दरअसल वह दस्ताने एक तीसरे स्तर का युद्ध हथियार था, जो कि पहनने वाले की 30% तक ताकत बढ़ा सकता था। और यह बात सभी को पता था, रुद्र को भी। रुद्र ने जब वामन देव को झिझकते हुए देखा तब वह कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ वरिष्ठ? क्या आपको अपनी बात पर भरोसा नहीं है? जब वामन देव ने रुद्र की बात सुनी तब उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने इसी गुस्से के साथ बोला, लड़के, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ठीक है, अगर तुमने राजकुमार को पूरी तरह से ठीक कर दिया तब मैं तुम्हें मेरी ये दस्ताने दे दूंगा। पर अगर तुमने राजकुमार का इलाज नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं सभी मुझे देना होगा, और सभी के सामने मुझसे माफी मांगना पड़ेगा। लड़के, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जब रुद्र ने वामन देव की बात सुनी तब उसके चेहरे पर एक कुटिलता से भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने वामन देव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि आपने मेरी बात मानी है इसलिए मैं भी आपके शर्त के लिए तैयार हूं। इतना कहकर उसने फिर से वामन देव की तरफ देखकर बोला, वैसे वरिष्ठ, आपके शक्ति भंडार में जो जहर है वह धीरे धीरे आपकी शक्ति स्तर को नष्ट करता जा रहा है। आपको जल्द से जल्द इसका इलाज करना चाहिए, नहीं तो 3 साल के अंदर आपका शक्ति स्तर बिल्कुल शून्य हो जाएगा। जब वामन देव ने रुद्र की बात सुनी तब उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। फिर उसने रुद्र की तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, तुम्हें इस जहर के बारे में कैसे पता? ये बात मेरे और महामंत्री के सिवा और किसी को भी नहीं पता था। इतना कहकर वो महामंत्री की तरफ देखने लगा। इधर जब महामंत्री ने वामन देव की नजर अपनी तरफ होता हुआ देखा तब उन्होंने हैरानी के साथ अपना सर ना हिला दिया। इसे देखकर वामन देव के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा।
जब रुद्र की बात कहाँ पर बैठे सभी लोगों ने सुनी तब उनको भी आश्चर्य हुआ। महामंत्री भी बहुत आश्चर्य हुए। वह इस बात से आश्चर्य है कि रुद्र ने इतनी दूर से बिना शरीर की जांच किए ये कैसे बात दिया। जब रुद्र ने वामन देव की बात सुनी तब उसने मुस्कुराते हुए अपने स्टोरेज अंगूठी से एक गोली निकालकर वामन देव की तरफ फेंक दिया। और फिर मुस्कुराते हुए बोला, वरिष्ठ आप ये गोली खा लो। यह एक दूसरे स्तर का जहर रोधक गोली है। इसे खाने के बाद आपकी जहर पर एक सील लग जाएगा। और एक बात और, ये गोली मेरे गुरु ने नहीं बल्कि मैंने खुद बनाई है। दरअसल ये गोली रुद्र ने अपने औषधि बनाने की अभ्यास के वक्त बनाया था। जब वामन देव ने रुद्र की बात सुनी तब उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। फिर उसने इसी हैरानी के साथ रुद्र की तरफ देखता ही रह गया। इधर रुद्र ने उस गोली को देने के बाद सबकी तरफ देखकर बोला, मुझे लगता है मेरी योग्यता साबित करने के लिए इतना सबूत काफी है। फिर उसने महाराज की तरफ देखकर बोला, महाराज क्या अब हम राजकुमार को देखने जा सकते हैं। दरअसल रुद्र ने अपने पूर्वजों की यादों से मिली एक महान मंत्र की सहायता से वामन देव की जांच की। इसके बाद उसको पता चला कि उनके शक्ति में कुछ मिला हुआ है। इसके बाद उसने अपनी आंखों की शक्तियों से वामन देव के शरीर के अंदर देखा, जिससे उसको पता चला कि उसके शक्ति भंडार में एक दुर्लभ जहर है। इसके बाद उसने वामन को उसके बारे में बताया था। इधर महाराज धीरेंद्र भी रुद्र की तरफ हैरानी के साथ देख रहे थे। जब उन्होंने रुद्र की बात सुनी तब वह अपने होश में आए। जब वहां पर उपस्थित सभी ने रुद्र की बात सुनी तब उन्होंने भी अपने मन ही मन आहें भरी। अब तक कौन सा भी को भी पता चल गया था कि रुद्र कितना काबिल वैद्य है। महाराज ने अपने होश में आते हुए रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया, फिर अपनी जगह पर खड़े हो गए। फिर उन्होंने महामंत्री जी से बोले, महामंत्री जी वैद्य रुद्र को राजकुमार के पास ले चलिए। इसके बाद उन्होंने अपनी जगह पर उठकर सभी को जाने का इशारा कर दिया। इधर महामंत्री ने रुद्र को अपने साथ राजकुमार के कमरे की तरफ ले गए। फिर रुद्र भी महामंत्री के पीछे राजकुमार के कमरे में चला गया। वहां जाकर रुद्र ने देखा कि वहां पर एक लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसका बाहरी शरीर तो बिल्कुल ठीक था पर फिर भी वह बीमार दिख रहा था। रुद्र अभी राजकुमार को देख ही था कि तभी महाराज वहां पहुंच गए। उन्होंने रुद्र से बोला, वैद्य रुद्र पिछले जंग में राजकुमार को हमारे दुश्मन राज्य के सेनापति ने पीठ पीछे हमला करके उनके अंदरूनी अंग लगभग पूरी तरह से नष्ट ही कर दिया था। तब से राजकुमार ऐसे ही है। वैसे तो आपका नीलम किया हुआ गोली और वैद्य सुसिन के इलाके बाद राजकुमार कहाँ अंदरूनी जख्म लगभग आधा भर चुका है। पर फिर भी राजकुमार की हालत में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। जब रुद्र ने महाराज की बात सुनी तब उसने महाराज को रुकने का इशारा किया। जब महाराज धीरेंद्र ने रुद्र का इशारा देखा तब उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, पर फिर भी उन्होंने रुद्र से कुछ नहीं कहा। इधर रुद्र महाराज की तरफ ध्यान ना देते हुए राजकुमार की कलाई को पकड़कर उनके शरीर के अंदर अपनी आत्मीय शक्ति को प्रवाहित किया। जिसके बाद रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और फिर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। और ऐसा करते हुए राजकुमार के शरीर की जांच करने लगा। इधर महाराज और महामंत्री दोनों रुद्र को ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। कुछ समय जांच करने के बाद रुद्र ने अपनी आंखें खोली। अब रुद्र के चेहरे पर चिंता नजर आने लगी। जब महामंत्री और राम महाराज ने रुद्र के चेहरे पर चिंता देखी तब महाराज ने रुद्र की तरफ देखकर बोले, क्या बात है वैद्य रुद्र, क्या कोई परेशानी है? महाराज की बात सुनकर रुद्र चिंतित स्वर में बोला, महाराज राजकुमार विश्वरूप के अंदरूनी जख्म तो मैं पूरी तरह से भर सकता हूँ, पर राजकुमार को एक खास तरह का जहर भी दिया गया है। जब महामंत्री ने रुद्र के मुंह से जहर की बात सुनी तो उन्होंने हैरानी के साथ बोला, जहर? पर वैद्य सुसेन ने तो कोई भी जहर राजकुमार के शरीर में नहीं देखी थी। महामंत्री की बात सुनकर रुद्र बोला, महामंत्री जी वह इसीलिए क्योंकि यह जहर कोई साधारण जहर नहीं है।
इस जहर को हथियारों के जरिए व्यक्ति के अंदर प्रवेश किया जाता है। पहले तो ये जहर शरीर में सिर्फ एक साधारण तरल के जैसा ही रहता है, पर जब उस जख्म का इलाज करने के लिए किसी औषधि का प्रयोग होता है, तो वह तरल उस औषधि को ही जहर में परिवर्तित कर देता है और फिर धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर दुर्बल होता जाता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इस जहर को तब तक पता लगाया नहीं जा सकता जब तक ये शरीर में फैलना शुरू नहीं हो जाता। वह तो अच्छा है कि राजकुमार के शरीर में ये जहर बहुत ही कम मात्रा में फैला है, नहीं तो इनका जान बचाना मुश्किल हो जाता। जब महाराज और महामंत्री ने रुद्र की बात सुनी तब उनके चेहरे पर चिंता नजर आने लगा। फिर महाराज ने रुद्र की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हुए बोला, वैद्य रुद्र, तो क्या इस जहर का कोई इलाज नहीं है? महाराज की बात सुनकर रुद्र बोला, महाराज इसका इलाज तो है पर बहुत ही मुश्किल। जब महाराज ने रुद्र की बात सुनी तब उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। फिर उन्होंने रुद्र से कहा, दोस्त रुद्र, आप इलाज बताए, हम राजकुमार को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे। महाराज की बात सुनकर रुद्र गंभीरता से बोला, महाराज, राजकुमार की जान बचाने के लिए हमें एक दूसरे स्तर की गोली बनाने की जरूरत है और इसके लिए हमें 3 महत्वपूर्ण जड़ी बूटी चाहिए। इनमें से पहला है नाग बूटी, पवित्र जल की एक बूंद, और तीसरे स्तर के काले नाग का शक्ति स्टोन। जब महाराज और महामंत्री ने गोली बनाने की सामग्री के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। क्या होगा आगे? क्या रुद्र कर पाएगा राजकुमार का इलाज?